नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एथिना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। आज आप लोगों के सामने और एक वीडियो लेके उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया या फिर जो जन्म के समय में बच्चों की जो शुगर की कमी होती है उससे ब्रेन में और उनके आने वाले जो डेवलपमेंट में ये क्या असर करता है। क्योंकि हर दिन हम क्लिनिक में देखते हैं कुछ बच्चे जो एपिलेप्सी के सिम्टम्स से आते हैं, कुछ बच्चे आते हैं जो बहुत चंचल हैं और कुछ बच्चे आते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं। कहीं ना कहीं उसका जड़ होता है कि उसके जन्म के समय में उसका शुगर का कम होना। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे आज। तो सबसे पहले पेरेंट्स हम लोग समझेंगे कि ये ग्लूकोज जो है ये ब्रेन के लिए क्या काम करता है। क्योंकि देखिए हमारा जो ब्रेन है माँ के गर्भ के अंदर से ही जो बच्चे को जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ग्लूकोज की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो क्योंकि जो फूड ऑफ द ब्रेन अगर आप बोलेंगे तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। उसको छोड़ के भी और कुछ चीज़ें भी हैं जिससे ब्रेन चलती है, लेकिन ग्लूकोज का बहुत बड़ा इसमें भूमिका रहती है। तो अगर ब्रेन में ग्लूकोज की कमी कुछ मिनट तक अगर बिल्कुल ब्रेन को ग्लूकोज की सप्लाई को कट कर देंगे तो क्या होगा, वो ब्रेन की जो सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स पूरा स्वेलिंग होने लगता है, वो डैमेज हो जाता है। पहली बार वो मर जाता है। सेल्स जब मरता है तो वो फूल जाता है, और जब वो सेल्स फूल जाते हैं, जैसे हम लोगों को जब चोट लगती है तो क्या होता है, हम लोगों का जैसे घाव कहीं हो गया मेजर, तो आप देखेंगे कि पूरा वो स्वेलिंग हो जाएगी शुरू के कुछ दिन में। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे वहाँ पे कभी कभी स्कार बन जाता है, दाग बन जाता है। तो जब शुगर की कमी होती है बच्चों में किसी भी कारण से, तो ब्रेन में इसी प्रकार की स्वेलिंग होके उसमें बाद में वो दाग में तब्दील होता है, स्कार में कन्वर्ट होता है, और वही स्कार की वजह से लॉन्ग टर्म में बच्चों को कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो माँ के साथ कनेक्टेड रहता है, तो एक कंटिन्यूअस एक सप्लाई रहती है मदर के थ्रू। तो ज़्यादातर पेट के अंदर बच्चों को समस्या इतनी होती नहीं है, अनलेस मदर की भी शुगर में बहुत फ्लक्चुएशंस है तो वो भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अपने ग्लूकोज के रिजर्व जो होते हैं उसी से उसको अपने शरीर में ग्लूकोज को संचालन करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ बच्चों को शुगर की कमी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कौन कौन से बच्चे को सबसे ज़्यादा रिस्क है कि शुगर कम होगा या फिर हाइपोग्लाइसेमिया होगा। तो ये बच्चे हैं स्पेशली जो जन्म के प्रथम जो 7 दिन हैं, सबसे ज़्यादा उसी समय में बच्चों की शुगर्स की कमी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि माँ से जब कट होके जब बच्चा बाहर आता है तब उसको अपने ही लीवर में जो स्टोर रहता है ग्लूकोज का, वो स्टोर से उसको अपने बॉडी में ग्लूकोज को संचालन करनी पड़ती है। तो कुछ बच्चे हैं इसको नहीं कर पाते हैं, जैसे कि सबसे पहला है प्रीमेच्योर बेबीज, प्रीटर्म बेबीज, मतलब समय के से पहले ही डिलीवर हो गए हैं, है ना। जैसे कि आपका ज़्यादातर बच्चे 37-38 हफ्ते में डिलीवर होते हैं, 9 महीने कंप्लीट होने के बाद होते हैं। लेकिन अगर बच्चा मान लीजिए 7 महीने में डिलीवर हुआ, 8 महीने में डिलीवर हुआ, तो ये प्रीटर्म बेबीज़ को उनका ग्लूकोज रिजर्व बड़े बच्चे जैसे नहीं होते हैं। वो बच्चे जिनका वजन 2 किलो से कम होता है, इनको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि इनकी शुगर कम हो सकती है। स्पेशली आपका 1.5 किलो से कम वाले बच्चे हैं तो उनको बहुत हाई चांस है कि उनका ग्लूकोज कम होने की चांसेस होते हैं। तो एक हो गया आपका प्रीमेच्योर बेबी, दूसरा हो गया आपका लो बर्थ वेट बेबीज जिनका वजन कम है। तीसरा ग्रुप होता है आपका डायबिटिक मदर से जो बच्चा पैदा होते हैं, जिनको हम इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर बोलते हैं। तो इन बच्चों को शरीर में इंसुलिन की प्रमाण थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा होने से ऑटोमेटिकली वो ग्लूकोज शुरू के 6 से 12 घंटे में पहले दिन में ही बहुत सारे बच्चों की शुगर डाउन हो जाती है। ये ग्रुप ऑफ बेबीज़ को भी शुगर कम होने के चांसेस होते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको इन्फेक्शन होता है, सेप्सिस जिसको कहते हैं, नियोनेटल सेप्सिस होती है। सेप्सिस के कारण से भी कुछ बच्चों की शुगर कम हो सकती है। और कुछ रेयर कारण होते हैं, जैसे कि आपका मेटाबॉलिक कारण होते हैं कि शरीर में ऐसा ही कुछ जेनेटिक या मेटाबॉलिक कारण की वजह से शुगर को बना नहीं सकती है लीवर, है ना। इस तरीके का समस्या है जो थोड़ा रेयर होता है, लेकिन वो भी हम कभी कभी देखने को मिलते हैं। जिनको शुगर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होती है, उनको रिकरेंट हाइपोग्लाइसेमिया बार होती है, माने बार बार शुगर हम लोग जब हम इंजेक्शन से देते हैं तभी भी उनका शुगर मेंटेन करने में डिफिकल्ट होती है। तो ये सब जो ग्रुप के बच्चे हैं, इन बच्चों को सबसे ज़्यादा शुगर कम होने की संभावनाएं होती हैं। तो ये सारे हो गए आपके रिस्क ग्रुप के बच्चे। तो हाइपोग्लाइसेमिया का डेफिनेशन जो है बहुत वेरिएबल है कि कितने लेवल के बाद की शुगर को कम बोला जाए। तो कई थोड़ा सा इसमें मतभेद है, लेकिन मोटा मोटी अगर आप पकड़ेंगे कि 40 मिलीग्राम पर DL है ना, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर,
एक स्टैंडर्ड यूजुअली हम लोग पकड़ते हैं कि अगर 40 के नीचे चला जाता है तो फिर हम बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये रिस्क ग्रुप के बच्चे होते हैं जब ये डिलीवर होते हैं, है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ सारा न्यूबॉर्न पीरियड के पेरेंट्स, ये आप याद कर लीजिएगा, मैं बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे बेबी जो डिलीवर होते हैं उनकी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर शुगर कम फर्स्ट मंथ ऑफ जो लाइफ है तभी होती है, और स्पेशली फर्स्ट 7 डेज में ही सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सब जो रिस्क ग्रुप के बच्चे हैं, और इसमें एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, जो बच्चे जन्म में रोते नहीं हैं, है ना, जिनको जन्म में रोते नहीं हैं तो वो बच्चे का ब्रेन में ऐसे ही ब्लड सप्लाई कम रहती है, उनकी भी बहुत चांसेस होते हैं कि शुगर वगैरह कम हो सकता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क ग्रुप है। तो जब ये शुगर 40 के नीचे चली जाती है तो इन बच्चों में अलग प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, है ना। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया 2 प्रकार के होते हैं न्यूबॉर्न में। एक होता है सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया, एक एसिम्टोमेटिक बोलते हैं। एसिम्टोमेटिक मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि अगर आप उसका शुगर चेक करके देखेंगे शुगर लो आ रहा है, 30-35 दिखा रहा है, लेकिन बच्चा ठीक है, बच्चे को ऐसे बाहर से समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ शुगर की कमी है ना। तो ये होता है एसिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया। एक दूसरा होता है जो मोर कॉमन और मोर इंपॉर्टेंट जो है सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब जिससे सिम्टम्स दिख रहे हैं, शुगर कम होने की वजह से बच्चों में सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया। तो जब शरीर में शुगर की कमी होती है तो ब्रेन के सेल्स काम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, बच्चा ठीक से दूध नहीं पिएगा, है ना, फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम होगा, बच्चा बहुत सुस्त हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, आप उठाने की कोशिश करेंगे बच्चा एक्सेसिवली सोता ही रहेगा, है ना। इस प्रकार के सिम्टम होते हैं। कुछ बच्चों के हाथ वगैरह थोड़ा कांपने भी लग जाते हैं, जिट्रीनेस जो बोलते हैं वो बढ़ जाती है। तो और अगर इससे भी ज़्यादा हुआ तो क्या होता है, बच्चे को फिट्स आने लगते हैं ना, सीजर्स जो बोलते हैं, कन्वल्जन्स बोलते हैं, उस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। तो अगर सीजर्स कन्वल्जन आ गया मतलब एक्सट्रीमली शुगर लो होकर ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स से बहुत ज़्यादा आपका डैमेज होकर करंट डिस्चार्ज करने लग गया है, तब उसको सीजर्स आते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि बच्चे को शुगर की कमी है। अभी पेरेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे देश जो है इंडिया में बहुत सारे ऐसे डिलीवरी समय में अच्छे NICU केयर सारे बच्चों को मिलता नहीं। तो ये मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि अगर आप कोई पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स बनने जा रहे हैं ना, तो ये चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखिए कि हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। शुरू के कुछ दिनों के हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बच्चों में लॉन्ग टर्म में बहुत सारे सिक्वेली आते हैं, बहुत सारे उसको समस्याएं आती हैं, तो वो चीज़ को आपको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया को एक प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, मतलब जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उनको प्रिवेंट करने का एक बहुत बड़ा जो है तरीका है कि आप इसको हाइपोग्लाइसीमिया होने ना दें ना। तो अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर है या आपको मदर के मतलब डायबिटीज़ हैं, तो आप ऐसी जगह पे डिलीवर करें जहाँ पे अच्छा पीडियाट्रिक केयर, जहाँ पे अच्छा हो, पीडियाट्रिशियंस हमेशा रहे, है ना। क्योंकि क्या होता है, हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे बच्चे जो है घर पे डिलीवर होते हैं। घर में डिलीवर हो गए, जब तक उनको दूध एकदम नहीं पिएगा, फिट्स नहीं आएगा, तब तक वो हॉस्पिटल जाते नहीं है ना। तो जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब तक ब्रेन में जो डैमेज होना था वो डैमेज हो चुका होता है। तो जहाँ पे अच्छे NICU केयर नहीं है, पीडियाट्रिशियंस रेगुलरली नहीं है, क्योंकि ये जो रिस्क ग्रुप के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, इनका फ्रीक्वेंट शुगर चेकिंग होना चाहिए शुरू के 2-3 दिन तक, क्योंकि तब तक उनका शुगर हम फ्रीक्वेंटली चेक नहीं करेंगे तो तभी पता चलेगा जब तक उनको पूरा फिट्स आ जाएगी, बहुत बीमार हो जाएंगे तभी पता चलता है ना। तो ये फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग जो है, अगर आप कोई अच्छे पीडियाट्रिशियन के अंडर केयर में बेबी हैं तो फिर ये सब चीज़ें जो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप हमेशा मन में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पूरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा आपका मैसेज ही यही है कि हम कैसे हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करें, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से इतनी सारी समस्याएं आती हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, है ना। तो मैंने आपसे बात की अभी तक की हाइपोग्लाइसीमिया क्या होती है और किस किस बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस हैं, है ना, किस कारण से ब्रेन में डैमेज होता है। अब हम बात करते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया होने से वास्तव में होता क्या है, बच्चों को लॉन्ग टर्म सिक्वेलीज क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब भी ब्रेन में शुगर कम हो जाती है तो हमारे ब्रेन की जो पीछे वाला भाग जो होता है, जैसे ये वाला ब्रेन एग्जाम्पल देखिए, मेरा ब्रेन ऐसे ही रहेगा, तो ये पीछे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, ये एरिया में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है हाइपोग्लाइसीमिया होने से। तो ये एरिया में जब भी डैमेज होगा, जब ये स्वेलिंग यहाँ पे हो जाएगी और बाद में जब ये स्कार में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ये ऑक्सीपिटल रीजन है या फिर पैराइटल ऑक्सीपिटल, पीछे का पैराइटल रीजन है और यहाँ पे ऑक्सीपिटल रीजन है, तो ये पैराइटो ऑक्सीपिटल रीजन जो हम लोग बोलते हैं, इस रीजन में दाग में कन्वर्ट हो जाता है। इससे अभी होता क्या है, हमारे ऑक्सीपिटल लोब जो है, हमारे जो देखने की जो शक्ति होती है,
आइज़ के साथ हमारा सीधा कनेक्शन होती है इसकी, ठीक है। विजुअल पाथवे जो हम लोग होते हैं उसमें हमारा पीछे वाले जो ब्रेन का बहुत बड़ा भूमिका है इसमें। तो जब ये डैमेज होकर दाग बनता है तो आप देखेंगे कि बचपन से इसका लक्षण कैसा है कि कुछ बच्चों का छोटे से ही आँख जो है टेढ़ा हो जाते हैं, है ना, टेढ़े नज़र के, एक अंदर है एक बाहर है, इस तरीके का जो है स्क्विंट जो कहते हैं, स्क्विंट जैसे सिम्टम शुरू से ही बच्चे को देखने को मिलता है, शुरू के कुछ हफ्तों से ही देखने को मिलता है। और बड़े होने के बाद भी कुछ बच्चों का आँख जो है थोड़ा सा अंदर बाहर हमेशा रहता है, जिसकी वजह से उनको दिखने में भी दिक्कत होती है। हो सकता है वो पूरी तरीके से अंधे ना हो, लेकिन उनको जैसे हम लोग देखते हैं उस प्रकार से वो पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं ना। तो अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो कुछ बच्चों को बहुत दिक्कतें होती है विजन में, है ना। तो ये विजन का बहुत बड़ा समस्या जो है ये हाइपोग्लाइसीमिया वाले बच्चों को होता है, पहला चीज़। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये एपिलेप्सी, सबसे बड़ी चीज़ जो है इनको होने के चांसेस होते हैं एपिलेप्सी। क्योंकि क्या होता है, जब ये दाग बन जाता है ब्रेन में, वो दाग में से कुछ समय बाद करंट मतलब निकलने लगता है नेचुरली भी। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में इससे बात की भी है, आप अगर डिटेल में समझना चाहें तो वो देख सकते हैं कि नेचुरली हमारे ब्रेन में करंट रहता है। लेकिन जब ये डैमेज होता है तो डैमेज होने के बाद वो स्पार्किंग बहुत होती है, आप सिंपल भाषा में बोले तो वहाँ से इतनी ज़्यादा करंट निकलती है जिसकी वजह से बच्चों को प्रकार के फिट्स आ सकते हैं ना। तो अगर इन बच्चों को पीछे का जो ऑक्सीपिटल लोब की मैंने बात की, अगर वहाँ से करंट आने लग गया तो कई प्रकार के फिट्स आते हैं, है ना। किसी प्रकार में होता है कि बच्चा एक ही तरफ देखता रहेगा, बुखार आएगा और वो आंखें ऊपर करके ऐसे ही है, आप बुलाएंगे 10 मिनट तक बच्चा ऐसे के ऐसे ही आंख ऊपर के ऊपर है, या आंख दाएं साइड में है, या किसी बच्चे का बाएं साइड में है ना। तो ये प्रकार के भी एक सीजर्स आते हैं कि बच्चे का हाथ पैर झटकेगा भी नहीं, केवल आंख को एक तरफ करते हैं और बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। दूसरी प्रकार के फिट्स होते हैं कि स्पैजम, सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्पैजम्स के तो मैंने कई सारे वीडियोस इससे भी पहले बनाए हुए हैं। तो स्पैजम्स जो है ऑक्सीपिटल लोब में जिनकी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से डैमेज होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिक ब्रेन इंजरी, है ना। तो ये जो है इनको स्पैजम्स होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और ये स्पैजम्स आप जानते हैं पेरेंट्स, बहुत वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ एपिलेप्सी है, जिसमें ब्रेन से एक जगह से करंट स्टार्ट हो गया, पूरा ब्रेन में इतना करंट रहता है जैसे कि पूरा जंगल में आग लगी है, उस प्रकार के ब्रेन में इतना करंट जनरेट होता है कि बच्चा बार बार, जैसे हम बाहर से करंट देते हैं, ब्रेन के अंदर से उतना करंट जनरेट होकर बच्चा बार बार चमकता है ना। तो ये स्पैजम्स जब भी होगा बच्चे का, जितना वो डेवलप कर सकता था वो सारा डेवलपमेंट उसके रिग्रेस हो जाता है, माइलस्टोन्स रिग्रेस हो जाता है। और यही स्पैजम्स कभी कभी बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट रिफ्रैक्ट मतलब स्पैजम्स होते हैं, रेजिस्टेंट स्पैजम्स होते हैं कभी कभी, जो कि आपकी स्टेरॉइड दिया, आपने विगाबैट्रिन दिया, है ना, और आपने और भी कुछ मेडिसिन दिए, इसके बावजूद भी स्पैजम जाते नहीं है कुछ बच्चों के। और अगर वो स्पैजम चले भी गए 1-1.5 साल तक, तो बाद में क्या होगा, दूसरे प्रकार के फिट्स आने लगते हैं, जिसमें उनको बड़ी वाले फिट्स आते हैं, या शरीर को पूरा टाइट करके रात में नींद में या जगते समय शरीर को पूरा अकड़ते हैं, फिर रिलीज करते हैं, सिर्फ दिन में कई टाइम तक। और आप देखेंगे कि उनके डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, एक सीजर नहीं रुक रहा है, दूसरा है आपका वो डेवलप ही नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग लेनॉक्स-गॉस्टेट सिंड्रोम कहते हैं, LGS। तो LGS होने के चांसेस में सबसे ज़्यादा जो उसका कारण है, ये हाइपोग्लाइसेमिक ब्रेन इंजरी के बच्चे बहुत सारे हैं जिनको लेनॉक्स-गॉस्टेट सिंड्रोम होता है। ये एक प्रकार की वन ऑफ द वर्स्ट एपिलेप्सीज हैं, जो एज अ पीडियाट्रिशियन हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनका सीजर्स कंट्रोल करने, है ना। इन बच्चों को हम लोग फिट्स की दवाइयों के साथ साथ केटोजेनिक डाइट देते हैं, और रेयरली कभी कभी एपिलेप्सी सर्जरी तक भी जाना पड़ता है, क्योंकि यही ग्रुप ऑफ बच्चे हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे कुछ उम्र के बाद एक अलग प्रकार की एपिलेप्सी होती है, वो क्या है, गिरने वाला बच्चा, ठीक थोड़ा लेट चला लेकिन क्या है, चल रहा है, गिर रहा है, पीछे गिर रहा है ना, या फिर सामने से पूरा झटक रहा है पूरा। कभी कभी इतना जोर से गिरते हैं उनका लिप कट जाता है, उनके दांत में इंजरी हो जाती है, कभी कभी सर कट जाता है, इतना जोर से गिरते हैं, क्योंकि टेबल के एजेस पे लगता है, दीवारों के एजेस पे लगते हैं, है ना। बाथरूम में चले गए, बाथरूम में गिर गए और उनका सर फट गया, ऐसे कई सारे बच्चे हैं। तो इतना, और दिन में मल्टीपल टाइम्स होते हैं। तो ये जो फॉल होता है, हेड ड्रॉप्स हम जिसको बोलते हैं, है ना, ये ड्रॉप अटैक्स भी बोलते हैं, तो ये भी हाइपोग्लाइसेमिक इंजरी के बच्चे के बहुत सारे होते हैं। तो ये हमको देख के बहुत भयावह स्थिति है, एक प्रकार की वर्स्ट एपिलेप्सी है जो हम लोग फेस करते हैं। तो ये एपिलेप्सी वाला पार्ट जो है, आप समझ लीजिए एक अगर हम शुगर को कंट्रोल करते उसके जन्म के टाइम में टाइमली, तो ये सारा चीज़ हम प्रिवेंट कर सकते थे, है ना। तो ये एपिलेप्सी वाला पार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है, जो कि बच्चों को बहुत पीछे लेके जाता है उसके उम्र के बच्चे के हिसाब से। तो सबसे पहला विजुअल प्रॉब्लम,
दूसरा मैंने आपसे बात किया एपिलेप्सी के बारे में, है ना, जिसमें स्पेशली वो आँख का सीजर्स आ सकते हैं, एक तरफ देखने का, स्पैजम्स आ सकता है, गिरने वाला, सामने गिर रहा है, पीछे गिर रहा है, इंजुरीज हो रहे हैं, ये है। चौथा होता है कि बड़े वाले फिट्स भी आते हैं, जिसको हम GTCS बोलते हैं, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स भी आते हैं कुछ बच्चों को बार बार, छोटी उम्र से ही स्टार्ट हो सकता है कई बच्चों का। तो 3-4 प्रकार के फिट्स होते हैं जो अलग बच्चों को अलग अलग प्रकार से आते हैं। तीसरा होता है आपका डेवलपमेंटल डिले भी होता है, मतलब थोड़ा चलने में लेट, थोड़ा बोलने में लेट। ज़्यादातर बच्चे अगर इनको एपिलेप्सी नहीं है तो ये बच्चे चलते ज़रूर हैं, क्योंकि क्या है, ब्रेन का पीछे वाला पार्ट ही थोड़ा डैमेज है, बाकी का ब्रेन तो ठीक है। कुछ भाग्यशाली बच्चे होते हैं जिनको सीजर्स एपिलेप्सी नहीं होता है, केवल दाग रह जाता है ना। तो ये बच्चे होते हैं जो थोड़ा लेट चलते हैं, 3-6 महीने बाकी के कंपेयर में, लेकिन वो चलते ज़रूर है। बोलने में थोड़ा लेट हो सकता है, वो भी बोलते हैं, लेकिन इनको क्या होता है बाद में जाके पढ़ाई में, तो कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास 5 साल 6 साल के, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, उसके फ्रेंड के हिसाब से थोड़ा पीछे चल रहा है ना। या फिर हो सकता है बहुत चंचल है, एक जगह बैठता नहीं, जब हम ADHD का जो बात करते हैं, अटेंशन हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन की जो प्रॉब्लम रहती है, तो केवल ADHD के सिम्टम से भी आ सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के प्रॉब्लम। तो एक चीज़ पेरेंट्स आप याद कीजिए, अगर आपका बच्चे को ADHD जैसा सिम्टम है, चंचल है, ध्यान नहीं दे रहा है, और वो प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, उसका शुगर कम था, तो ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क है कि कहीं उसको हाइपोग्लाइसेमिक इंजरी तो नहीं है ब्रेन में। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऐसा है तो आप डेफिनेटली न्यूरोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट कीजिए, ताकि उस चीज़ को हम रूल आउट कर सकें। और चीज़ है कि जैसे पढ़ाई में कम होना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो हम बोलते हैं, थोड़ा सा आपके एज ग्रुप के हिसाब से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। कुछ किसी को बहुत सीवियरली भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, उसकी अब स्पेक्ट्रम है खुद। तो पढ़ाई में कमज़ोर होना, हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम होना, है ना, या कुछ बच्चों को ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स भी रहते हैं, है ना, ध्यान नहीं देना, फोकस नहीं करना, स्पीच में लेट होना पूरा, तो वो देखने में ऑटिज्म जैसे भी बच्चे होते हैं। उनका कभी कभी हेड साइज बाकी बच्चों के हिसाब से जितना ग्रो होना चाहिए वो नहीं होता, थोड़ा सा हेड साइज छोटा हो सकता है किसी का, है ना। तो देखिए पेरेंट्स, ये 5-6 चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि आपको एक विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है, उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, उनको ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, ग्लोबल माने बोलने में लेट, चलने में लेट होने के चांसेस हैं, उनको ADHD जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी इनअटेंशन वाले, है ना। तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से होते हैं। तो पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट के लिए देखिए क्या होता है, एक बार ब्रेन में डैमेज हो गया तो उसको रिवर्ट करके नॉर्मल नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अभी तक इसका साइंस डेवलप ही नहीं हुआ है, यहाँ की नहीं बात करूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड। एक बार जो स्कार हो जाती है टिश्यू में, जब डैमेज हो जाता है शरीर में, नॉट ओनली ब्रेन, आपका कहीं भी बॉडी में अगर कुछ स्कार बन गया तो कम्प्लीटली नॉर्मल करके नॉर्मल टिश्यू जैसा उसको बना नहीं सकता। और स्पेशली ब्रेन तो अलग ही चीज़ है, और ब्रेन एक नेटवर्क है। देखिए आपको डैमेज दिख रहा है यहाँ तक, लेकिन इसका कनेक्शन तो हज़ारों लाखों कनेक्शंस हैं जो आगे के साथ भी है कि नहीं। तो तभी जाके क्या होता है कि अब इसका ऑक्सीपिटल लोब का कनेक्शन आपके फ्रंटल लोब के साथ भी है, जो कि हमारे बुद्धि के लिए सबसे ज़्यादा काम आता है। तो ये जो कनेक्शंस जो है ना, जब टूट जाते हैं, है कि नहीं। अगर दिल्ली में हमारे देश में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो केवल दिल्ली इफेक्ट नहीं होगा ना। दिल्ली में हेडक्वार्टर है बहुत सारी चीज़ों के, हमारी गवर्नमेंट की सारी पार्लियामेंट है, वहाँ पे सपोज कुछ हो गया तो हम लोग सारे इफेक्ट हो जाएंगे, ऐसे सिंपल एग्जांपल के लिए। तो उस तरीके से ये केवल दिखने में छोटा दाग रहता है, लेकिन कभी कभी बच्चों को बहुत सारे समस्याएं जो है पेरेंट्स को झेलनी पड़ती हैं। तो आखिरी में पेरेंट्स, मैं इसको केवल प्रिवेंशन की बात करूँगा कि हम किस तरीके से इस चीज़ को प्रिवेंट करें, क्योंकि एक बार डैमेज होने के बाद पूरा रिवर्ट नहीं कर सकते इनको, है ना। कहीं ना कहीं वो दाग थोड़ा बहुत रह जाता है। प्रिवेंट करने का एक ही उपाय है कि इसके बारे में पहले से आपको अवेयर होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया से, शुगर कम होने से बच्चे के ब्रेन में बहुत सारे इफेक्ट हो सकता है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया। तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्री टर्म डिलीवरीज अगर जितना हो सके ना हो तो अच्छा है, अगर होगा तो आपको अच्छे सेंटर में कीजिए जहाँ पे अच्छा NICU का केयर हो, पीडियाट्रिशियंस राउंड द क्लॉक वहाँ पे मिले, है ना। तो ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो हम लोग बोलते हैं, ये एकदम हाइपोग्लाइसेमिक ब्रेन इंजरी में लागू होता है। होम डिलीवरीज में इन सब में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है ना। अगर आपके जो मदर हैं, अगर उनको डायबिटीज़ हुआ है ना, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ, या फिर जो ऑलरेडी डायबिटिक मदर अगर डिलीवरी करा रही है, तो उनका तो शुगर एकदम फ्रिक्वेंटली फर्स्ट 3-4 डेज अच्छे से मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अंडर बेस्ट NICU केयर एंड बेस्ट पीडियाट्रिक केयर आपको बच्चे को रहना चाहिए, यही उसका प्रिवेंशन है इसका, और फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग करना, इसके अलावा कोई और चारा है नहीं, ठीक है। बस आपको अवेयर होना चाहिए और बेस्ट ऑफ द सेंटर्स में आपको ट्रीट करना है। तो पेरेंट्स, अगर आपके घर में ऐसा कोई बेबी है जो कि हाइपोग्लाइसेमिक ब्रेन इंजरी की वजह से एपिलेप्सी है, या फिर आपका
अटेंशन में इश्यूज है, इंटेलेक्चुअल इश्यूज हैं, तो आप हमारे क्लिनिक में लाके इसके कंसल्ट कर सकते हैं। हम जितना हेल्प कर सकते हैं बच्चे को एपिलेप्सी कंट्रोल करने में, अटेंशन बेटर करने में, क्योंकि हम इसमें थेरेपीज़ कराते हैं बच्चों को, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ कराते हैं, है ना। अगर उनको लेट हो रहा है तो हम स्पीच की थेरेपीज़ कराते हैं। कभी कभी ब्रेन के कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो थोड़ा बहुत सपोर्टिव हेल्प कर सकता है। तो ये सब चीज़ों से हम लोगों को, इन बच्चों को हम लोग जितना हो सके हम लोग हेल्प करते हैं, जितना पॉसिबल है ना। तो आप इस बारे में अवेयर हो जाइए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पूरा जो है मकसद यही है कि आप लोग अवेयर रहें, इसको प्रिवेंट जितना हो सके करें। और अगर आपको बच्चे ऐसे कोई हैं जो स्पेशली एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो वो आप डेफिनेटली पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाएं, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एपिलेप्सीज होते हैं जो बहुत दवाइयों से भी नहीं होता है। अगर उनकी एपिलेप्सी अगर कंट्रोल हो जाती है तो फिर वो कुछ बच्चे अच्छा डेवलप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स आज के दिन इस टॉपिक को लेकर हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की। तो इसको अगर आप डिटेल में सुनेंगे, अगर आप इसको बार बार सुनेंगे, है ना, अगर आपके घर में से बच्चा बार बार सुने, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक साथ दिया है जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, पूरी साइंस है जो मैंने, यानी इतने सालों से जो हमने इस चीज़ को, साइंस को समझा है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके सामने इस चीज़ को रखा है। इसको और बार बार सुनेंगे और समझ सकते हैं, और कुछ डाउट होने से आप क्लिनिक में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है पेरेंट्स, तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए। कोई और टॉपिक लेके जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, अगली बार फिर से मिलेंगे। थैंक यू।